नमस्कार प्यारे बच्चों। जिस प्रकार से आप सभी को मालूम है कि आजकल जो कोविड-19 महामारी फैल रही है उसके कारण हमारी जो पाठशाला हैं वो बंद पड़ी है। तो सरकार ने एक प्रोग्राम चला रखा है ताकि बच्चों को कुछ न कुछ हमारा पढ़ने लिखने का मटेरियल पहुंचता रहे। हर घर बनेगी पाठशाला, उसके तहत मैं गोविंद ठाकुर आपके लिए आज कक्षा 8वीं का एक नया अध्याय लेकर आया हूं। ये है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझने में भी हमारे पास उसका जो सब टॉपिक है वो है बहुभुज। चतुर्भुजों के लिए कुछ एक फंडामेंटल्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। पहले मैं आज के वीडियो में उन सभी चीज़ों की आपको अच्छी जानकारी, स्पष्ट जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बहुभुज क्या होते हैं। बहुभुज यहाँ परिभाषित किया है, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। इन शब्दों का सभी का कुछ न कुछ मतलब है। मैं यहाँ एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। ये एक आयत है। परिभाषा कहती है रेखाखंडों से बना। देखिए ये सारे रेखाखंड है, एक रेखाखंड, दो रेखाखंड, तीन रेखाखंड, चार रेखाखंड बना सरल बंद। सरल मतलब इसमें कोई किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की क्रॉसिंग नहीं है, तो इसलिए इसको सरल कहा हुआ है। और बंद, ये सारी की सारी रेखाएं आपस में चारों तरफ से जुड़ी हुई है। बक्कर, बक्कर मतलब ये रेखा मुड़ी हुई है। बहुभुज, बहु मतलब बहुत और भुज मतलब भुजा, बहुत भुजा यानी कि दो या दो से अधिक भुज, दो से ज्यादा भुजाएं, तीन या तीन से ज्यादा भुजाएं हैं, उसको हम बहुभुज कहते हैं। क्योंकि तीन भुजा या तीन भुजाओं से अधिक भुजाओं से ही एक बंद आकृति बन सकती है। तो बहुभुज का मतलब ज्यादा भुजाओं वाली आकृति बहुभुज कहलाती है। एक तो ये कैसी होनी चाहिए, सरल, ऊपर से ये बंद होनी चाहिए, और बक्कर किसी खास जगह से मुड़ी हुई, और जिसकी ज्यादा भुजाएं हो, तीन या तीन से अधिक भुजाएं, इसे हम बहुभुज कहते हैं। तो इसका एक अन्य उदाहरण ये भी हो सकता है, इस प्रकार की आकृति भी इसका जो है बहुभुज का एक उदाहरण है, ऐसे और ऐसे। या हमारे पास एक वर्ग होता है, कोई वर्गाकार आकृति है, वो भी एक हमारे पास बहुभुज है। आप तो इन चीजों को पहले भी पढ़ चुके हैं। अब बहुभुज कौन नहीं है, ये तो बहुभुज है, अब बहुभुज कौन नहीं है। आप किस प्रकार की आकृति को कहेंगे कि ये बहुभुज नहीं है। मान लेने के लिए हमारे पास एक ऐसी आकृति है, ये आकृति है तो ये भी बंद, बनी भी सरल रेखाओं से है, लेकिन ये रेखाखंडों से है, लेकिन ये सरल नहीं है, ये क्रॉसिंग है, कटी हुई है आपस में, इसलिए ये बहुभुज नहीं कहलाएगी। मान लेने के लिए हमारे पास एक इस प्रकार की आकृति है, इस प्रकार की आकृति, ये भी बहुभुज नहीं है क्योंकि ये खुली है। मान लो हमारे पास एक ऐसी आकृति है, ये भी बहुभुज नहीं है क्योंकि यहां से आकृति खुली हुई है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि बहुभुज कौन सी आकृतियां हैं और बहुभुज कौन सी आकृतियां नहीं होती है। तो इसके बाद मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो हमारे पास बहुभुज बनते हैं उनके कुछ शीर्ष होते हैं और उनकी भुजाएं होती है। शीर्षों और भुजाओं के आधार पर बहुभुज को हम कैसे पहचानते हैं, या किस बहुभुज के कितने शीर्ष या कितनी भुजाएं होती है। शीर्ष और भुजाओं के आधार पर बहुभुज का वर्गीकरण, मतलब अलग अलग किया हुआ किसी पहचान है कि एक बहुभुज का वर्गीकरण। आप समझने का प्रयत्न करें। हमारे पास एक त्रिभुज दी है, ये त्रिभुज है, ये इसकी भुजाएं हैं जो रेखाखंड आपको नजर आ रहे हैं, और ये इसके बिंदु जो है, जो मैं बिंदु बना रहा हूं, ये इस त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। यानी कि जो ये बिंदु है ये इसके शीर्ष है और ये इसकी भुजाएं हैं, ये इसकी भुजाएं। इसकी स्पष्ट पहचान आपको होनी चाहिए, स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। और त्रिभुज है, त्रिभुज में हमारे पास भुजाएं कितनी है,
इसमें भुजाएं भी 3 हैं और शीर्ष भी 3 है। इस अर्थात इसमें क्या है, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष, 3 इसकी भुजाएं और 3 इसके शीर्ष है। उसी प्रकार से हम एक और आकृति बनाते हैं। हम एक चतुर्भुज बनाते हैं। मान लो ये आकृति हमारे पास है। इसकी कितनी भुजाएं हैं इसमें? इसमें भुजाएं भी 4 है और शीर्ष भी कितने इसके? 2 3 4। इसमें भुजाएं भी 4 हैं और शीर्ष भी 4 हैं। इस प्रकार से हम और आकृतियां देखते हैं ताकि हमें एक स्पष्ट पता लगे, स्पष्ट ज्ञान मिले कि भुजाएं और शीर्ष कितने कितने होते हैं किस आकृति में। मान लेने के लिए हम एक पंचभुज बनाते हैं। ये हमारी पंचभुज है। तो पंचभुज में कितने शीर्ष है और कितनी भुजाएं? ये इसके शीर्ष है और ये 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं और 5 ही इसमें शीर्ष है। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, चाहे कोई भी बहुभुज हो उसमें जितनी भुजाएं होंगी उतने ही उसमें शीर्ष होते हैं। तो मान लेने के लिए हम एक षटभुज बनाते हैं। अभी हम इस चीज को क्लैरिफाई करते हैं, इस चीज की पुष्टि करते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है। ये हमारी एक षटभुज बन गई। षटभुज में हमारे पास भुजाएं कितनी है? हमारे पास इसमें 6 भुजाएं हैं और शीर्ष कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 ही इसमें शीर्ष है। तो साफ जाहिर है कि जितनी भुजाएं बहुभुज में होंगी उतने ही उसमें शीर्ष होंगे। अगर हमारे पास n भुजाएं हैं, हमारे पास अगर किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं तो उसमें क्या होगा? n ही उसमें शीर्ष होंगे। तो इस प्रकार से आपको इस चीज का भी स्पष्ट पता लग गया कि किस प्रकार से हम जो है बहुभुज में शीर्षों और भुजाओं के आधार पर उनको पहचान कर सकते हैं और हमें पता लग गया कि जितनी भुजाएं होती है उतने ही उसमें शीर्ष होते हैं। और अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? आपने नाम सुना है और काफी बार आपने इस चीज को पहले भी पढ़ रखा है। देखिए विकर्ण, बहुभुज के केस में हमारे पास से एक टर्म आएगी विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? मान लेने के लिए हमारे पास एक आकृति है, ये आयताकार आकृति है। अगर इस आयताकार आकृति, इसका नाम रखिए ए बी सी डी, इनके शीर्षों के नाम रख दिए हमने। इसके जो शीर्ष है वो ए बी सी और डी। अगर हम 2 शीर्षों को आपस में जोड़ते हैं, कौन से शीर्ष जोड़े हमने? जो आसन भुजाओं के किनारे होते हैं, जैसे बी सी और ए बी आसन भुजाएं, और इनके किनारों को अगर हम जोड़ें तो उससे हमारे पास एक विकर्ण बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विकर्ण कहते हैं और इंग्लिश में इसको डायगोनल कहते हैं, डायगोनल। और ये भी इसका एक दूसरा विकर्ण है। तो अब आपको इसकी भी स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो गया कि विकर्ण किसे कहते हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं कि विकर्ण जो है किसी बहुभुज के 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। बहुभुज के 2 शीर्ष जोड़ने से, 2 शीर्ष जोड़ने से, और शीर्ष कौन से होने चाहिए? जो आसन भुजाओं के शीर्ष होते हैं। यहां आप लिख भी सकते हैं 2 शीर्ष कौन से? आसन भुजाओं के। यहां लिख दूं मैं, या आसन शीर्ष भी लिख सकते हैं आप इसको। आसन शीर्ष जोड़ने से विकर्ण बनता है। विकर्ण बनता है यानी कि बहुभुज के 2 शीर्ष, कौन से शीर्ष? जो आसन शीर्ष होते हैं, यानी कि आसन भुजाओं के जो शीर्ष होते हैं उनको जोड़ने से विकर्ण बनता है। तो अगर हमारे पास मान लेने के लिए कोई अन्य प्रकार का बहुभुज दिया है, ये बहुभुज है हमारे पास, ये बहुभुज है, तो इसमें हम विकर्ण बना सकते हैं, एक से अधिक विकर्ण बन सकते हैं। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि इनका आसन भुजाओं का एक शीर्ष ही है, और यहां से एक विकर्ण कहां जा सकता है? यहां जा सकता है। यहां से एक विकर्ण यहां आ सकता है,
यहां से विकर्ण यहां आ सकता है, आप इसको कहीं भी जोड़ सकते हैं। ये देखिए यहां से भी हो सकता है, यहां जाएगा, यहां जाएगा और यहां जाएगा। इस प्रकार किसी बहुभुज में आप विकर्ण ड्रॉ कर सकते हैं, विकर्ण खींच सकते हैं। और ये हुई विकर्ण की बात। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधारभूत बात इसमें और समझाना चाह रहा हूं। बहुभुजों में ये सारी चीजें चतुर्भुजों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आप आगे चतुर्भुजों को समझ पाएंगे कि चतुर्भुजों में वास्तव में होता क्या क्या है। जैसे इसमें है अब उत्तल और अवतल बहुभुज, उत्तल और अवतल। उत्तल बहुभुज और दूसरा है हमारे पास अवतल बहुभुज। यहां मैं अवतल लिखता हूं, अवतल बहुभुज। आपने लेंस के बारे में पढ़ा हुआ है, विज्ञान में आप इस चीज को पढ़ते हैं, जहां हमारे पास उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है। तो यहां भी हम उत्तल बहुभुज किसको कहेंगे? उत्तल बहुभुज वे बहुभुज होते हैं जहां विकर्ण सिर्फ अंदर अंदर ही बनते हैं। मान लेने के लिए हमारे पास एक ये आकृति है, इसमें विकर्ण देखिए सिर्फ इसके अंदर की ओर कोई बनते हैं, ठीक है। और हम एक पंचभुज बनाते हैं। अब इस पंचभुज में देखते हैं, एक विकर्ण इसका ये बन गया, दूसरा विकर्ण इसका ये बन गया, यहां से एक विकर्ण यहां आएगा, यहां से एक विकर्ण यहां आएगा। तो आपने क्या पाया? आपने ये पाया, या मैंने आपको ये समझाना चाहा कि किसी भी बहुभुज के अंदर ही अंदर जो विकर्ण बनते हैं, बाहर को कोई विकर्ण नहीं बनाना पड़ रहा है, बाहर से हमने कोई भी विकर्ण इसमें ड्रॉ नहीं किया, बाहर से हमने कोई भी विकर्ण इन दोनों आकृतियों में नहीं खींचा। अगर हमारे पास इस प्रकार की कोई बहुभुज है तो उसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। या कोई ऐसी आकृति है, यहां भी आप देखिए अंदर से ही इसके विकर्ण बन रहे हैं। ऐसी आकृति, ऐसी बहुभुज जिसके अंदर ही अंदर विकर्ण बने, बाहर विकर्ण हम इसमें ड्रॉ नहीं करते हैं, उसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। और अवतल बहुभुज क्या होता है? अवतल बहुभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें विकर्ण बाहर से भी ड्रॉ करना पड़े। मान लेने के लिए हमारे पास एक इस प्रकार की आकृति है, ऐसी आकृति है। अब इसमें आप विकर्ण कहां ड्रॉ करोगे? विकर्ण आपका यहां हो सकता है, ये आपका एक विकर्ण हो सकता है, दूसरा विकर्ण आपको यहां खींचना पड़ेगा, यहां। अब ये वाला जो विकर्ण है ये आपका बाहर बना। तो हमने पहले कहा था कि जिस बहुभुज में विकर्ण बाहर से ड्रॉ करना पड़े, कोई एक या एक से अधिक विकर्ण, तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। तो अब आपको उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज का भी स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो चुका है, स्पष्ट आपको समझ इसकी बन गई है। तो इसके साथ ही जो है बहुभुजों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको और समझाने वाला हूं, जिसको मैं चार्ट के माध्यम से समझाता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कोण योग गुण धर्म के आधार पर जो है बहुभुजों के अंदर जितने कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, मैंने एक आकृति दिखाई है यहाँ पे, जैसे त्रिभुज है। ये बात हम कक्षा 6 से लेकर के पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, क्योंकि त्रिभुज में भुजाएं कितनी है? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, और 3 भुजाओं वाली जो आकृति है उसके अंदर जो 3 कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। तो इसी को आधार मानते हुए, त्रिभुज को आधार मानते हुए हम बहुत बहुभुजों की कितनी बहुभुजें आगे हम बनाएंगे, उनको हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि इनके अंदर जितने कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको 2-3 आकृतियां यहां पे दिखाई है। एक चतुर्भुज बनाया है, चतुर्भुज के अंदर मैंने एक विकर्ण बना के क्या दर्शाया हुआ है कि विकर्ण की सहायता से इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांटा गया है। अब 2 त्रिभुजों में बांटा गया है तो यहां हमने देखा कि चतुर्भुज की भुजाएं कितनी हैं? 4। तो एक त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 2 त्रिभुजों के कोणों का योग कितना हो गया?
2 गुणा 180 360 डिग्री। अब हम यूं भी कह सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और उसी प्रकार से मैंने आगे एक और आकृति बनाई है, पंचभुज बनाई है। पंचभुज में ही मैंने विकर्ण ड्रॉ किए हैं और जिसकी सहायता से मैंने इस पंचभुज को त्रिभुजों में बांटा है। तो पंचभुज के अंदर हमारे पास 3 त्रिभुज बनते हैं और मैंने कहा है, लिखा भी है कि त्रिभुजों, इस बहुभुज में 5 भुजाएं हैं और 3 त्रिभुज के अंदर जब बनती है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो 3 त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 540 डिग्री। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि पंचभुज के अंदर के 5 कोणों का योग 540 डिग्री होता है। और उसी प्रकार से मैंने षटभुज को भी यहाँ त्रिभुजों में बांटा है, 4 त्रिभुज बने, तो 4 त्रिभुजों के कोणों का योग कितना हो गया? 720 डिग्री। तो यूं कहिए कि षटभुज के 6 कोणों का योग 720 डिग्री होता है। आप इस चीज को जनरलाइज कर सकते हैं, आगे भी ले जा सकते हैं, अन्य आकृतियां बना सकते हैं, अष्टभुज बना सकते हैं, ज्यादा भुजाएं बना सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि उसके अंदर के कोणों का योग कितना है। इस चार्ट के माध्यम से मैं इस चीज को अधिक स्पष्ट किया है, आप समझ भी रहे होंगे इस चीज को। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आज जो भी बातें यहाँ पे की बहुभुज के बारे में, बहुभुजों को जो है भुजाओं और शीर्षों के आधार पर उनका वर्गीकरण कैसा है, उत्तर अवतल बहुभुज क्या होते हैं, विकर्ण क्या होता है, और उसके बाद कोण योग गुण धर्म के आधार पर जो है कोणों का योग हम बहुभुज में किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था चतुर्भुजों को समझने के लिए। तो अगले वीडियो में हम चतुर्भुज के अन्य बातों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।